अब बात आ जाती है जी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेप्टिन रिसेप्टर। पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। लेट्स सपोज ये देखें ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होगी, लेकिन होगा क्या है कि ये एक ही बार मेम्ब्रेन से बाहर रहेगी, इसलिए इसको वन पास रिसेप्टर कहते हैं। इसका एक बाहर वाली पार्ट होता है जिसको कहते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, एक होता है इंट्रासेलुलर पार्ट या इंट्रासेलुलर डोमेन। अब इंपॉर्टेंट बातें आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि जो इसका इंट्रासेलुलर पार्ट है या तो वो खुद एंजाइम होगा, ठीक है, या वो किसी एंजाइम के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। और मोस्टली जब यहाँ पे आके कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा तो इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन कैस्केड चलती है और आगे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन कभी कभी रेयरली ऐसे भी हो सकता है कि इनहिबिशन हो जाए, ठीक है। और मोस्टली क्या होती है, एक्टिवेशन होती है। और ये वन पास रिसेप्टर है और ये या तो एंजाइम के साथ एसोसिएट होगा या खुद एंजाइम होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, लेप्टिन रिसेप्टर। अच्छा जी, अब लेप्टिन रिसेप्टर पे आ जाते हैं। लेप्टिन रिसेप्टर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये एससीक्यू में भी पूछा जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। लेप्टिन रिसेप्टर बहुत पूछते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है कि लेप्टिन रिसेप्टर होता क्या है। असल में ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या खुद एंजाइम होता है या किसी एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे जो लेप्टिन रिसेप्टर है ना, ये क्या होता है, ये होता है एंजाइम के साथ एसोसिएटेड, ये इस कैटेगरी में लाई करता है। अब होता क्या है कि इसके दो पार्ट होते हैं, ये देखिए ये डाइमेरिक होता है, ये दो यूनिट है इसके, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इसके ऊपर इसके साथ जो एसोसिएटेड एंजाइम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये किसी के एंजाइम के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड एंजाइम है ये टायरोसिन काइनेज होता है एंजाइम, इसका नाम क्या होता है, टायरोसिन काइनेज। जनरल फैमिली इस एंजाइम की जो टायरोसिन काइनेज उसका नाम होता है जेनस काइनेज 2 फैमिली। अब टायरोसिन काइनेज का मतलब ये होता है कि अगर इनको कहीं पे भी टायरोसिन मिलेगा ये उसको फास्फोराइलेट कर देंगे। काइनेज का मतलब भी फास्फोराइलेशन होता है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं जेनस काइनेज 2। अब जैसे ही लेप्टिन आके अपने रिसेप्टर के साथ जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा कि इनके साथ एसोसिएटेड एंजाइम जैक्स2, इसकी क्या हो जाएगी, फास्फोराइलेशन होगी। जब ये फास्फोराइलेट होगा तो ये क्या करेगा, अब ये इसके साथ जेनस काइनेज 2 जो है ये रिसेप्टर के साथ अटैच है। तो अब ये एक पूरा कम्प्लेक्स है यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको कहते हैं जेनस काइनेज 2 लेप्टिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। अब ये पूरा कम्प्लेक्स फास्फोराइलेट होगा, इसमें जहाँ जहाँ पे टायरोसिन है, क्योंकि ये प्रोटीन है ना टायरोसिन रिसेप्टर, जहाँ जहाँ पे प्रोटीन होगी उनमें टायरोसिन डेफिनेटली होगा अमाइनो एसिड, तो वो भी फास्फोराइलेट होगा। तो जब ये जेनस काइनेज 2 एक्टिवेट हो गया एंजाइम, ये फास्फोराइलेट खुद भी फास्फोराइलेशन से एक्टिवेट हुआ और इसकी फास्फोराइलेशन कब हुई, जब लेप्टिन आके बाइंड किया। तो अब ये दो कैस्केड एक्टिवेट करेगा। एक तो ये स्टैट, ये क्या होता है, इसका नाम होता है स्टैट इस 3, इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। जब ये खुद फास्फोराइलेट होता है तो ये दो काम करता है, या तो एंजाइम को ये जेनस काइनेज 2 एक्टिवेट होगा तो अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना पड़ा है। तो रिसेप्टर क्योंकि प्रोटीन है इसके अंदर भी टायरोसिन होंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फास्फोरिलेट कर देगा टायरोसिन इन द रिसेप्टर इसको। उसके अलावा स्टैट को एक्टिवेट कर देगा, स्टैट 3 को। स्टैट 3 क्या होती है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इसका नाम है। ये पूरा एक फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसको एक। तो ये मेजर कैस्केड 3 होगी। एक तो ये टायरोसिन को फास्फोरिलेट कर रहा है विद इन द रिसेप्टर। नंबर 2 क्या कर रहा है, स्टैट को फास्फोरिलेट कर रहा है, ये एक्टिवेट होगी, ये एक्ट करेगी एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और मैसेंजर आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन होगी, न्यू प्रोटीन्स बनेगी। और तीसरी कैस्केड क्या होगी कि ये एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम काज करेगा। कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसने यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लिखा लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं ये। और फास्फोटाइल अनोसिटोल 3 काइनेज PI3K एंजाइम, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तो अब देखें बेसिक इसकी कैस्केड 2 हैं, एक तो एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेफिनेटली क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, फिर प्रोटीन बनेगी। तो इस पाथवे से जब ये एक्टिवेट करेगा तो ये स्लो रिस्पॉन्स होगा, जबकि रैपिड इसका रिस्पॉन्स होगा जब ये एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम काज करेगा। अब लास्ट पैराग्राफ में वो एक ही बात कर रहा है कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या तो एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी मिसाल हमने लेप्टिन रिसेप्टर डिस्कस की। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास मेम्ब्रेन है सेल की, इसके अंदर जो रिसेप्टर पड़ा हुआ है कि जब इसके ऊपर आके लाइगेंड बाइंड करे तो ये खुद ही एंजाइम हो। जब ऐसे होगा तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की एग्जांपल क्या है, उसने यहाँ पे डिस्कस की हुई है एडेनालाइल साइक्लेज। उसने ये डिस्कस की है कि जब इसके ऊपर लाइगेंड आके बाइंड करता है तो एडेनालाइल साइक्लेज खुद ही एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और ATP को किस में ब्रेक डाउन कर देता है, साइक्लिक AMP में ब्रेक कर देता है। तो ये दूसरी कैटेगरी इसकी है जो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। अच्छा जी, हम लास्ट कैटेगरी ऑफ द रिसेप्टर पे आ गए हैं, ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टार्ट में कि जो हार्मोन या जो लाइगेंड सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, जैसे कि लाइपोफिलिक हार्मोन कोई भी है, थायराइड हार्मोन है, विटामिन D या रेटिनाइड हार्मोन है।
अब ये सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो इनके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, या तो सेल के अंदर होंगे साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में हो सकते हैं। तो दो काम हो सकते हैं कि या तो इनके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, ये इनके रिसेप्टर्स हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। तब होगा क्या कि जब कोई भी लाइपोफिलिक हार्मोन सेल के अंदर एंटर होगा तो दो काम कर सकता है। अगर तो इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में, तो डायरेक्टली ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर हार्मोनल कम्प्लेक्स बनेगा और ये कम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस में आएगा। या अगर इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में, तो क्या होगा कि ये सेल के अंदर एंटर होगा, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस में, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अल्टीमेटली चाहे इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में हो या साइटोप्लाज्म में हो, अल्टीमेटली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है रिसेप्टर कम्प्लेक्स, हार्मोनल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा। ये हार्मोनल रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ये जो डीएनए इसके ऊपर पार्टिकुलर साइट पे बाइंड करेगा, इसको कहते हैं हार्मोनल रिस्पॉन्स एलिमेंट। जब उसके ऊपर ये बाइंड करेगा तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, काफ़ी सारे जीन्स एक्टिवेट होंगे, मैसेंजर आरएनए बनेगा जो न्यूक्लियर पोर क्रॉस करके साइटोसोल में आएगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनेगी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे जब, या मेनली कौन से, लिपोफिलिक हार्मोन जब भी आते हैं, इंट्रासेलुलर उनके रिसेप्टर्स होते हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है। अब बात यह है कि लिपोफिलिक हार्मोन, रेटिनाइड हार्मोन भी थायराइड हार्मोन है, डिफरेंट टिश्यूज़ पे जब जाके एक्ट करता है, रिस्पॉन्स डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट आ रहा है। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, इसका अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जबकि जो है विटामिन डी है वो अपने जो है टारगेट टिश्यू में अपनी तरह का डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो जनरेट करवा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि रिस्पॉन्स डिफरेंट टारगेट टिश्यूज़ में लिपोफिलिक हार्मोन्स के रिस्पॉन्स डिफरेंट क्यों होता है। एक तो वजह ये होती है कि डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट लाइपोफिलिक हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो जिन पर विटामिन डी एक्ट कर सकता है, तो वो अपना डिजायर्ड हार्मोन जो है रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें क्या होता है कि रेटिनाइड हार्मोन कोई भी एक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास रिसेप्टर होते हैं थायराइड हार्मोन के लिए, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस इन द रिसेप्टर, और दूसरी वजह क्या होती है कि जो जीन्स जहाँ पे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ये डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टिश्यू में रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा होता है।